हेलो दोस्तों, इमर्शन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया या फिर दिया गया है यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, जो रेलवे के द्वारा जो 2018 और 19 में जो परीक्षा हुए हैं उन सभी के प्रश्न को संग्रह को लिया गया है। तो यह आपके एलपी टेक्नीशियन और आने वाले सभी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ड्राइवर का जितना दिन बचा हुआ है आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। आगे टेक्नीशियन का है तो सभी में आपको बहुत ही काम करेगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्नों को और बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि फोकस दूरी एफ वाले एक उत्तल दर्पण को द्रव्य में डुबाया जाता है, द्रव्य में दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो द्रव्य में फोकस दूरी जो है वह एफ ही होगा, इसका वह एफ ही होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, फोकस पर ही होगा। इसमें देखिए एडिशनल है कि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। जो दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह माध्यम के अपवर्तनांक अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर नहीं करता है। आपतित किरण और परावर्तित कोण तब तक समान होगा जब तक कि डुबोई गई वस्तु लेंस न हो। इस प्रकार फोकस दूरी के समान होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में काम करता है? या किसके विपरीत दिशा होता है? तो यह वेग के विपरीत दिशा में होता है। वेग किसे कहते हैं? तो किसी निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। किसी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है और जिसमें केवल परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों होता है। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। त्वरण किसे कहा जाता है? तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मंदन या ऋणात्मक त्वरण जब निकाय का त्वरण या वेग की विपरीत दिशा में हो तो उसको मंदन या ऋणात्मक कहते हैं। यह निकाय का ऋणात्मक त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली वस्तु प्राप्त की जाती है? उच्च अभिक्रियाशीलता वाली वस्तु विद्युत अपघटन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन। आगे देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन मृत पोषी है? कबूतर, मशरूम, शैवाल या मनुष्य? तो इसमें से मृत पोषी हो जाएगा मशरूम, 2 नंबर सही हो जाएगा। मृत पोषी उसे कहते हैं या वैसे जीव को कहते हैं जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक द्रव्यमान से अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसे मृत पोषी कहा जाता है। वे पोषक तत्वों को पहचानने के लिए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम मुक्त करते हैं और फिर मोनोसेकेराइड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल आदि जैसे आसीन से पचने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा जल फफूंद, ई कोलाई और कवक। मशरूम उसे कहते हैं, तो मशरूम ये सभी मृत पोषी है। कबूतर सर्वाहारी हो जाएगा, शैवाल स्वपोषी होता है और मनुष्य सर्वाहारी होता है। आगे देखिए 5 नंबर, न्यूलैंड नियम के द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अंतिम होता है? तो इसमें कौन सा तत्व अंतिम है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का जो सबसे अंतिम तत्व हो जाएगा वह है थोरियम। थोरियम ही न्यूलैंड नियम के अष्टक नियम का सबसे अंतिम तत्व है। न्यूलैंड नियम के द्वारा अष्टक वर्गीकरण में परमाणु भार के द्वारा तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। परमाणु भार के द्वारा तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। न्यूलैंड नियम के द्वारा अष्टक वर्ग के अनुसार किसी एक प्रकार से शुरू होने वाले 8 तत्व दिए गए प्रकार से पहले तत्व को दोहराता है। आगे देखिए 6 नंबर, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, यहाँ पे खासकर ध्यान दीजिएगा कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विद्युत धारा का मान क्या होगा? जब किसी परिपथ को कई प्रतिरोध के साथ अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें धारा का मान समान रहता है, यानी बराबर रहता है। कहीं भी धारा चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा। अगर इसको आप अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समानांतर परिपथ में जब प्रतिरोध को के बीच कई संवाहक पथों के साथ जोड़ा जाता है तो समानांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान रहता है लेकिन धारा भिन्न भिन्न होता है। यहीं पर यह डिफरेंस है कि अगर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो विद्युत धारा समान रहेगा
और वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसे समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तब वोल्टेज समान होगा और धारा भिन्न होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से किस धातु को हम आसानी से काट सकते हैं? ऑप्शन है तांबा, सोडियम, सोना या एल्युमिनियम। तो हम सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। समूह ए 1A के क्षार धातु को नरम धातु के रूप में जाना जाता है और इसका जो क्वथनांक बिंदु भी निम्न होता है और यह विद्युत के अच्छे चालक होता है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम समूह A1 के धातु है। इनमें से सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इन दोनों नाम को अच्छे से याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम तो अक्सर याद होता है लेकिन पोटेशियम याद नहीं होता है। आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? जब आप ब्लीचिंग पाउडर में पानी को मिलाइएगा तो क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। 8 का 3 नंबर सही हो जाएगा, क्लोरीन गैस। इसका देखिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 को जल से संयोग कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। यह क्लोरीन कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है और यह ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलनशील है। ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलनशील है। आगे है 9 नंबर, 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड चाल से आगे बढ़ रही है। इसकी चाल को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए वस्तु पर कुल किया जाने वाला कार्य की आवश्यक मात्रा कितनी होगी? चाल जो है उसको 5 से बढ़ाकर 10 किया गया है, तो इसको जो बढ़ाने में जो कार्य की जो आवश्यक जो क्षमता लगेगा वो कितना होगा, बस इसी को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसमें से मास यानी द्रव्यमान 4 kg दिया गया है। यू 5 जो प्रारंभिक वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे कार्य निकालना, तो कार्य इक्वल टू 1/2 mv² अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग किया जाता है। 1 - 2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो यहाँ पर आप कॉमन लेकर आराम से बना सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 mv कॉमन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका 150 जूल आंसर आ जाएगा। 150 जूल इसका सही आंसर है। 10 नंबर दिया गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम इसका मात्रक होता है और इसको ओम को इस तरह डिनोट किया जाता है, इसका संकेत है। जूल किसका मात्रक है? तो जूल और कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कूलम आवेश का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है या फिर भार का भी मात्रक न्यूटन ही होता है। बल बराबर होता है इसका फॉर्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण m गुना a होता है। कार्य और ऊर्जा का फॉर्मूला होता है W बराबर बल गुना विस्थापन हो जाएगा। चलिए आगे है, सर्च लाइट का परावर्तक भाग क्या होता है? सर्च लाइट का परावर्तक भाग अवतल दर्पण का बना होता है। 2 नंबर सही है, अवतल दर्पण। आगे देखिए, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता यानी जड़ तना पत्ती अलग अलग नहीं होता है, उस समूह को क्या कहते हैं? तो उस समूह को थैलोफाइटा समूह कहा जाता है। वह थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। एनवियर के नोड सूक्ष्म छिद्र है जो डैश में पाया जाता है। तो यह किस में पाया जाता है? तो यह माइलिन तंत्रिकाक्ष में पाया जाता है। माइलिन तंत्रिकाक्ष में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। किस तरह से? तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होता है। अलैंगिक प्रजनन में जो नया जीव उत्पन्न होता है वह आनुवांशिकी रूप से माता पिता के समान होता है। NH4 2SO4 अणु में, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस तरह से लिखाएगा NH4 का होल 2SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित है? तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में 4 परमाणु है, सल्फर में यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन में 4 दूना 8 है। 8 10 4 14 1 15, टोटल 15 परमाणु है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है? संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग इसका सूत्र ही है, तो 3 नंबर सही है। संवेग एक सदिश राशि है। इसका देख लीजिए कि इसका एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड में भी मापा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके डैश का आवर्ती फलन माना जाता है। तो जो मेंडलीफ ने जो अपने तत्व के गुण को दर्शाया था वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो 17 का 2 नंबर सही है, परमाणु द्रव्यमान।
और ये देखिए ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 18 और 19 में पूछा गया प्रश्न ही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को क्रियात्मक गुण, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। खासकर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया था। तत्व के गुणों को आवर्ती फलन के रूप में परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है। आगे देखिए 18 नंबर, लाल चींटी में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 19 नंबर में कहा गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, बिल्कुल सही है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। ध्रुव पर सबसे कम होता है, बिल्कुल गलत है। ध्रुव पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने को बढ़ता, बिल्कुल गलत है। ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा की तरफ अगर आप जाइएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, कम हो जाएगा। ध्रुव और भूमध्य रेखा एक समान होता है, बिल्कुल गलत है। एक समान नहीं होता है, दोनों पर एक समान नहीं रहता है। आगे देखिए तत्व ए बी सी डोबेरान के त्रिक के रूप में यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार क्या होगा? 3 गो तत्व दिया गया है ए बी सी और डोबेरान के त्रिक के नियम के रूप में दिया गया है। ए का परमाणु भार दे दिया 40, सी का परमाणु भार है 137, तो बी का पूछ रहा है। डोबेरान के त्रिक नियम पे पूछे तो हमें ए और सी को जोड़कर 2 से भाग देना है, तो बी का परमाणु भार पता चल जाएगा, यानी एवरेज निकाल देना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 137 प्लस 40 अगर जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो यह एप्रोक्स लगभग 88 के समान आएगा। तो बी का परमाणु भार 88 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि डोबेरान त्रिक के नियम के अनुसार त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का समांतर माध्य होता है। 4 केजी की एक वस्तु विरामावस्था में एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत यह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्राप्त करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो 1/2 mv², सूत्र पे यहाँ बनेगा तो 1/2 गुना द्रव्यमान दिया गया 4 केजी और चाल 5 गुना 5, 2 से 2 कट जाएगा, 25 दूना 50 जूल इसका मान आ जाएगा। 22 का 2 नंबर सही है। यहाँ पर देखिए सेम चीज यहाँ पे बना दिया गया है। चलिए आगे है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब जो आपका परावर्तन है आपसे छोटा है, तो यह किस दर्पण में प्राप्त होगा? आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा किस दर्पण में प्राप्त होगा? तो यह हमेशा उत्तल दर्पण में प्राप्त होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर बात करें समतल दर्पण के, तो समतल दर्पण में सदैव हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब एवं और वस्तु समतल दर्पण से समान दूरी पर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है और प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण की अगर बात करें तो इसमें आभासी प्रतिबिंब आकार के समान और प्रतिबिंब सीधा बनता है। वहीं अगर अवतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब आवर्धित और सीधे प्रतिबिंब का निर्माण करता है, इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, सेविंग मिरर के रूप में या चिकित्सक डॉक्टर में आंख कान नाक की जांच करने में किया जाता है। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधित का मुख्य कारण वसा और तेल को क्या करना होता है? तो वसा और तेल का ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण करना है। 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है इस सेट का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व के रूप में काम करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व के रूप में भ्रूण पोष काम करता है। 25 का 3 नंबर सही है, भ्रूण पोष काम करता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा रेलवे स्पेशल साइंस का सेट नंबर 1 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें।